नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इतिहास को पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले देखिए, यूरोप है एक महादेश, ठीक है। तो यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद का उदय, तो देखिए यूरोप महादेश में जो है राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले फ्रांस में होता है, उसके बाद जर्मनी में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले, तो फ्रांस में, और फ्रांस और जर्मनी दोनों यूरोप महादेश देश में है, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र से प्रेम करना, ठीक है। अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है। यानी कि हम अपने अगर राष्ट्र से प्रेम करते हैं या हम अपने देश से प्रेम करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जान से भी ज्यादा चाहना, ठीक है। कहने का मतलब है कि हम लोग किसी भी हित के लिए जान की परवाह न करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यानी कि अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है। मतलब अपनी राष्ट्र से प्रेम करना ही या अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रवाद में कई सारे इतिहासकार आते हैं जिन्होंने, या दार्शनिक आते हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद का अर्थ अपने अनुसार लोगों को समझाया। तो सबसे पहले आता है अर्नेस्ट रेनन, ठीक है। तो अर्नेस्ट रेनर कौन है? तो अर्नेस्ट रेनन जो है वो फ्रांसीसी दार्शनिक था, ठीक है। अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था, ठीक है, जिनका जन्म होता है 1823 में और मृत्यु होती है 1892 में। तकरीबन जो साल का अंतर है वो 69 वर्ष, यानी कि एक कम 70 वर्ष होता है, ठीक है। खैर उतना याद नहीं रखना है आपको बस जानना है कि अर्नेस्ट रेनर जो है वो कौन है। तो अर्नेस्ट रेनन जो है वो फ्रांसीसी दार्शनिक था, जिनका जन्म होता है 1823 में, मृत्यु होता है 1892 में, ठीक है। अब देखिए 1882 ईस्वी के आसपास उन्होंने साबुन विश्वविद्यालय में जो है राष्ट्र के ऊपर एक भाषण दिया था, ठीक है। उन्होंने जो भाषण दिया था, यानी कि उनका जो व्याख्यान था, उन्होंने जो व्याख्यान है, जो उन्होंने भाषण दिया, उसका व्याख्यान जो है एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपता है। और उसका शीर्षक जो है, यानी कि उसका जो टाइटल होता है वो राष्ट्र क्या है, ठीक है। तो देखिए 1882 में सावन विश्वविद्यालय में उन्होंने राष्ट्र के ऊपर एक भाषण दिया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा था, जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये राष्ट्र क्या है, इस निबंध में जो टाइटल है राष्ट्र क्या है, इस निबंध में जो है उन्होंने जो है कहा था कि इस निबंध में रेनन ने अन्य लोगों द्वारा दिया गया विचार, यानी कि अलग अलग विचारधारा के लोग, यानी कि इतिहासकार हो गए, दार्शनिक हो गए, उनका एक अलग विचार था। तो उन्होंने विचार के माध्यम से जो है राष्ट्र की जो है परिभाषा दी थी कि उन लोगों का कहना था कि जो भी राष्ट्र है उसमें समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र को मिला करके है जो राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन वो जो विभिन्न लोगों द्वारा दिया गया जो विचार था उसका खंडन या आलोचना करते हैं, ठीक है, अर्नेस्ट रेनन, ठीक है। जो रेनन महोदय है, उन्होंने जो है विभिन्न लोगों द्वारा दिए गए विचारों को जो है वो खंडन करते हैं। तो इस निबंध में रेनन ने अन्य लोगों द्वारा दिया गया विचार की आलोचना करते हैं कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है, ठीक है। तो इन जो सभी विचार, जिन्होंने विचार प्रस्तुत किए थे, उनका आलोचना रेनन महोदय करते हैं, ठीक है। उनके अनुसार जो है, रेनन के अनुसार या अर्नेस्ट रेनन के अनुसार
जो है राष्ट्र क्या है या राष्ट्र की परिभाषा क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अर्नेस्ट रेनन महोदय के अनुसार जो है राष्ट्र की परिभाषा को, तो देखिए इसमें है कि लंबा प्रयास होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र के प्रति लंबा एक प्रयास होना चाहिए। हम लोग प्रयास करते हैं तो ये जो प्रयास है वो लंबा होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना होनी चाहिए। ठीक है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। ठीक है, शौर्यवीरता से युक्त अतीत होना चाहिए। ठीक है, महान पुरुषों के नाम और गौरव होने चाहिए। ठीक है, अतीत में समान गौरव होना चाहिए। वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प होना चाहिए। साथ मिलकर महान महान का काम करना चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों को मिला करके जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। ये किसका कहना था? अर्नेस्ट रेनन महोदय का। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि एक जन समूह होने की यह जरूरी शर्तें हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि एक जन समूह होने की एक जरूरी शर्तें, तो एक जन समूह होने के निम्नलिखित शर्तें होती है। वो क्या शर्तें होती है मैं बताता हूं। तो अर्नेस्ट महोदय का कहना था कि एक जन समूह होने के लिए ये सब जरूरी शर्तें थी। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक जन समूह होने में या होने के क्या क्या जरूरी शर्तें होती है, अथवा राष्ट्र के जन समूह होने की आवश्यक शर्तें क्या क्या है। तो देखिए, राष्ट्र के जो भी जन समूह है या जन समूह होने के लिए कुछ शर्तें होती है। उन शर्तों को हम लोग जानेंगे। तो पहला शर्त है समान गौरव का होना। ठीक है, वर्तमान में एक समान इच्छा। ठीक है, संकल्प का होना, साथ मिलकर महानता का काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा। ठीक है, एक जन समूह होने की यह सब जरूरी शर्तें हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि एक जन समूह होने की क्या क्या शर्तें हैं। तो पहला शर्त हम लोगों ने पढ़ा समान गौरव का होना। ठीक है, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महानता का काम करना। ठीक है, फिर आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, मतलब आगे और भी महानता का काम करना। ठीक है, ताकि लोगों को प्रेरणा मिल सके। ठीक है, ये सब जो है एक जन समूह होने के सब जरूरी शर्तें हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए जनमत संग्रह क्या है। ठीक है, जनमत संग्रह होता क्या है। तो देखिए जनमत संग्रह जो है, जैसे आप लोगों का मॉनिटर, आप लोग स्कूल में मॉनिटर बनाते होंगे तो उसमें भी जनमत संग्रह लगता होगा। जनमत संग्रह उसको बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए मॉनिटर बन रहा है आपके स्कूल में, तो आपसे जो है वोट कराया जाता है। ठीक है, या जनमत संग्रह कराया जाता है। ठीक है, तो जनमत संग्रह कराया जब जाएगा तो कोई जो है, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, उसको मॉनिटर के लिए खड़ा है, तो कुछ लोग उनको पसंद करेंगे, कुछ लोग उसको ना पसंद करेंगे। ठीक है, अब जितना ज्यादा मेजोरिटी यानी कि जनमत संग्रह होगा वो मॉनिटर बनेगा। यानी कि दो लोगों को खड़ा कर दिया जाए और जनमत संग्रह किया जाए कि आप इसके साथ कितने लोग हैं। ठीक है, तो मॉनिटर बनने के लिए वो जनमत संग्रह का सहारा लिया जाता है स्कूलों में। ठीक है, उसी प्रकार से किसी भी निर्णय को लेने के लिए जनमत संग्रह कराया जाता है। तो देखिए जनमत संग्रह का मतलब क्या है, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए जनमत संग्रह जो है यह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है। ठीक है, मतदान मैंने आपको कहा कि जैसे मॉनिटर का चुनाव करना है तो वो भी जनमत संग्रह से किया जाता है। उस लड़के को जो मॉनिटर के लिए निर्वाचित हुआ है, ठीक है, या चयनित हुआ है, तो उसको कितने लोगों ने अपना जो है मत दिया है या कितने लोगों ने जनमत संग्रह वो पाया है। ठीक है, उस हिसाब से वो मॉनिटर बनेगा। अगर ज्यादा लोगों ने उनको जनमत दिया है तो मॉनिटर बनेगा, अगर नहीं दिया है तो वो नहीं बनेगा। उसी हिसाब से जो है यह जनमत जो है ये प्रत्यक्ष मतदान होता है, जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको मॉनिटर का उदाहरण दिया कि एक लड़के को खड़ा कर देना है, अब कितने लोग इसके पक्ष में
है वो हाथ उठाए, कितने लोग इसके पक्ष में नहीं हाथ उठाए, तो यही इसी को कहा जाता है जनमत संग्रह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह क्या है? प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से जो है एक प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, जिसको हम लोग जनमत संग्रह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है निरंकुशवाद। देखिए निरंकुशवाद क्या है, तो देखिए निरंकुशवाद का मतलब होता है, देखिए निरंकुशवाद मतलब तानाशाह, ठीक है, दमनकारी, अत्याचारी, हम इसको कह सकते हैं अपने भाषा में। ठीक है, तो देखिए निरंकुशवाद का मतलब होता है, मान लीजिए कि शासन का सत्ता जो है एक ही शासक या राजा के पास हो, ठीक है, या सरकार के पास हो। मान लीजिए उसके पास जो भी केंद्रीकृत सत्ता उसके हाथों में है, सैन्य बल उसके हाथों में है, ठीक है, वो पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा, अत्याचारी हो जाएगा। ठीक है, मतलब शासन का पूरा पावर बागडोर उन्हीं के हाथ में होता है, तो वो राजा या सरकार क्या हो जाएगा? जो है पूर्ण रूप से निरंकुश हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो निरंकुश का मतलब ये होता है दमनकारी, अत्याचारी। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। ठीक है, यह अत्यंत केंद्रीकृत, ठीक है, केंद्रीकृत मतलब शासन का पूरा बागडोर उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, वो जैसे बल वैसे चलाएगा। ठीक है, सैन्य बल उसके सब हाथों में है। ठीक है, तो यह अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित होता है, यानी कि जो शासन का सत्ता है वो पूर्ण रूप से केंद्रीकृत मतलब उस राजा या सरकार के पास हो जाएगा, सैन्य बल उसके पास रहेगा। सैन्य बल के बदौलत वो लोगों पर अत्याचार करेगा, लोगों के आंदोलनों को दबा दिया जाएगा। ठीक है, आंदोलन नहीं करने दिया जाएगा, आप आवाज नहीं उठा सकते, आपकी आवाजों को सैन्य बल के द्वारा दबा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऐसी शासन व्यवस्था या सरकार जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है, उसको जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश ना हो तो वो राजा निरंकुश बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो पूरा का पूरा निरंकुशवाद क्या होता है? एक दमनकारी, अत्याचारी, तानाशाही होता है। शासन का बागडोर पूर्ण रूप से केंद्रीकृत होता है, यानी कि राजा के पास होता है, सरकार का पास होता है, शासक का पास, उसके पास सैन्य शक्ति होता है जिसके बदौलत वो किसी भी आंदोलन को वो दबा सकता है, कोई उसके खिलाफ आवाज उठाए तो उसको दबा सकता है। ठीक है, इसीलिए सत्ता का जो है या शक्ति का बंटवारा आवश्यक है। ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि सत्ता का या शक्तियों का बंटवारा या शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, राजा के शक्तियों का बंटवारा कर देने से राजा निरंकुश नहीं रहता है, उस पर अंकुश लग जाता है। उसके बाद देखिए कल्पना आदर्श क्या है, जिसको यूटोपिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, जिसे कल्पना आदर्श या यूटोपिया कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए समाज का जो कल्पना इतना आदर्श होता है कि जिसका साकार होना लगभग असंभव हो, ठीक है, उसको हम लोग कल्पना आदर्श या यूटोपिया कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब देखिए यूरोप महाद्वीप का राष्ट्रवाद, यानी कि यूरोप महाद्वीप में जो राष्ट्रवाद हुआ वो कैसे हुआ उसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए यूरोप महाद्वीप सबसे पहला राष्ट्रवाद कहां पर होता है? यूरोप महादेश में, तो फ्रांस में। उसके बाद यह राष्ट्रवाद सबसे पहला राष्ट्रवाद फ्रांस में, उसके बाद जर्मनी में। अब देखिए फ्रांसीसी झंडा, देखिए जब फ्रांस में राष्ट्रवाद हुआ तो उन्होंने अपने देश का झंडा लेकर के जो है, यानी कि राष्ट्रवाद का जो प्रतीक रहा वो झंडा रहा, झंडा के माध्यम से जो है लोगों ने आंदोलन किया, राष्ट्रवाद किया। तो उस झंडे से भी कई सारे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए फ्रांसीसी झंडा, प्रत्येक झंडा, देखिए हम लोग का देश में भी झंडा है जिसको हम लोग तिरंगा के नाम से जानते हैं। 3 रंग है। ठीक है, सबसे पहले केसरिया, सादा और हरा। ठीक है, बीच में अशोक चक्र है। ठीक है, तो हम लोग का देश का भी तिरंगा 3 झंडा है। उसी प्रकार से फ्रांस में भी जो झंडा है वो 3 रंग से बना हुआ है। ठीक है, तो पहला रंग कौन सा है? नीला है।
बीच में सफेद है और नीचे लाल है। ठीक है, नीला सफेद लाल, सबसे ऊपर नीला, फ्रांसीसी झंडा का कलर नीला, बीच में सफेद और नीचे लाल। ठीक हो गया। उसी प्रकार से जर्मनी का झंडा, तो जर्मनी का झंडा में आएगा सबसे ऊपर में काला, बीच में लाल और नीचे पीला या सुनहरा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं झंडे के कलर में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेडरिक सरियू, जो चित्रकार था। ठीक है, फ्रेडरिक सरियू कौन है? तो फ्रेडरिक सरियू जो है वो एक फ्रांसीसी चित्रकार था, जिन्होंने 1848 में 4 श्रृंखला वाली एक चित्र बनाया था। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां पर यह उठ रहा है कि फ्रेडरिक सरियू कौन था? तो फ्रेडरिक सरियू जो है फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है, उन्होंने 1848 में एक चित्र बनाया था, जिस चित्र में 4 श्रृंखला बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेडरिक सरियू का जो है अपना एक कल्पना था। क्या कल्पना था? तो देखिए, जनतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्रों वाली राज्य की कल्पना जो है फ्रेडरिक सरियू ने किया था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, जनतांत्रिक क्या होता है? सबसे पहले यह भी जानना होगा कि जनतांत्रिक क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। तो देखिए, जनतांत्रिक या जनतंत्र क्या होता है इसके बारे में, जिसमें देखिए जनतांत्रिक, जनतांत्रिक का मतलब होता है जनता का शासन। गणतंत्र का मतलब यह होता है कि राष्ट्र का प्रमुख चुना गया व्यक्ति होता है। ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख चुना गया व्यक्ति होता है। ठीक है, जनतांत्रिक जनता का शासन, गणतंत्र राष्ट्र का प्रमुख चुना गया व्यक्ति होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है या अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि एसएसटी का वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।